मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होता है या फिर आप और किसी अन्य सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका जो नोवेल आता है उसके अंदर ए टेल ऑफ द टू सिटीज़ बाय द चार्ल्स डिक्सन। तो चार्ल्स डिक्सन के द्वारा दो शहरों की कहानी नामक जो नोवेल है, काफ़ी फेमस नोवेल है, वो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इस नोवेल की जितनी भी जो स्टोरी है, लाइन है, वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो बताऊंगा, थीम क्या थी वो बताऊंगा, और साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूं। तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा ए टेल ऑफ द टू सिटीज के बारे में। तो इसके आपको पता 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स की सारी चीजें कवर मैं इसी वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता है ये चार्ल्स डिक्सन के द्वारा जो एक नोवेल लिखा गया ए टेल्स ऑफ द टू सिटीज़, ये 1859 में सबसे पहले पब्लिश होता है और ये सबसे ज़्यादा फेमस नोवेल था चार्ल्स डिक्सन का। ये किसके ऊपर लिखा गया है ये नोवेल है ये फ्रेंच क्रांति, मतलब फ्रांस के अंदर जिसमें क्रांति हो रही होती है 1759 के आसपास, उस समय की कहानी है। इस समय फ्रांस की और जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की एक ऐसा समय होता है जो अस्थिरता का समय होता है। आपको पता है क्रांति होती है तो कैसा समय होता है, जहाँ पर लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर हर चीज़ें अस्थिर होती हैं। कब कब आप शांति से जीवन जी रहे हो, कब आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, इस चीज़ का पता नहीं होता। युद्ध चल रहे होते हैं, गृह युद्ध हो रहे होते हैं, लड़ाई हो रहे थे, दंगे हो रहे होते हैं। तो ऐसा दौर है, उस दौर के अंदर चार्ल्स डिक्सन के द्वारा कहानी लिखी गई ए टेल्स ऑफ द टू स्टोरीज। ये जो कहानी है ये दो शहरों की कहानी के बारे में के बीच में हमेशा घूमती रहती है। कौन से दो शहर होते हैं, लंदन और पेरिस। तो आपको ये लाइन अच्छे से याद कर लेनी है, लंदन और पेरिस है, इन दो शहरों के बीच में एक कहानी आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर ये इसकी थीम क्या है, सेक्रीफाइस, त्याग, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, जस्टिस मतलब न्याय और लव मतलब प्यार। तो ये सब चीज़ें हैं, ये थीम है इसकी किस पे होती है, सेक्रीफाइस, रिवॉल्यूशन, जस्टिस और लव पर इसकी थीम है वो देखने को मिलती है। इट कैरेक्टर्स हैज द नेविगेट द टर्बुलेंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द ब्लिंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनके जो पात्र हैं ये जो समाज के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसका शिकार हो जाते हैं और उसको किस तरीके से वो सामना करते हैं, इसको आपको इसके अंदर स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगी। तो द टेल्स ऑफ द स्टोरी है इसका, आपको इसमें बस यहाँ से आपने क्या सीखा, इसके इंट्रोडक्शन में आपने ये सीखा, ये पहली बात तो कब पब्लिश हुई, 1859 में, आपको ये याद रखना है। फिर ये जो हिस्टोरिक नोवेल है ये किस समय लिखा गया, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति थी हुई है उस समय पे ये लिखा गया है। अगले वाला पॉइंट, ये दो शहरों के बीच में इसका मुख्यतः क्या क्या होता है, दो शहरों के बीच में ये इसकी कहानियाँ वो घूमती रहती है, कहाँ तक, लंदन और पेरिस के बीच में। इसकी थीम है वो क्या है, सेक्रीफाइस, रिवॉल्यूशन, जस्टिस और लव के ऊपर इसकी थीम है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको इंट्रोडक्शन इसका। अब इसकी क्या होते हैं, ये जो है आपका जो चार्ल्स डिक्सन के द्वारा ये इसके 3 एडिशन लिखे गए। पहला एडिशन क्या था, बुक द फर्स्ट, रिकॉल द लाइफ, जिंदगी का पुनर्जन्म, ठीक है। दूसरे वाला जो पार्ट लिखा गया वो क्या था, द गोल्डन थ्रेड के नाम से इसका पब्लिकेशन आया। और तीसरे वाला जो था वो क्या था, द ट्रैक ऑफ ए स्ट्रोम के नाम से इसके 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि कोई एक किताब हो, उसके 3 भाग हैं और वो तीनों के तीनों भाग है वो आपको पढ़ने होते हैं इस स्टोरी के अंदर, तीनों के तीनों इसी के भाग हैं। तो यहाँ पर जो नोवेल है उसमें 1775 की बात की गई है और ये जो नोवेल है खुलता है 1775 की लाइन से। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये डेट आपको 1775 नवंबर की 1775 की बात है, उसको आपको याद में रखना है। और उसकी एक फेमस लाइन है चार्ल्स डिक्सन के जो द स्टोरी ऑफ टू सिटीज़ की, क्या है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। ये लाइन आ सकती है, इसको एक्सप्लेन करना आपके सामने आ सकता है। ये आपको ये भी पूछा जा सकता है ये लाइन को किसके द्वारा लिखी गई है और किसके द्वारा, कौन से नोवेल की है। तो कौन से नोवेल की है, चार्ल्स डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम मतलब ये ऐसा दौर है, फ्रांस की क्रांति की बात हो रही है, यहाँ पर कहा गया कि ऐसा दौर है जो अच्छा भी है और आप इस दौर को
ये साथ के साथ ये दौर बुरा भी है। मतलब आपको पता है जब क्रांति, गृह युद्ध वगैरह चल रहे होते हैं, तब आपको पता है जो समाज में बदलाव हो रहा होता है, तो ऐसे लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो इसलिए अच्छा भी है। लेकिन साथ के साथ लोगों का जो जीवन होता है वो क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग गृह युद्ध के शिकार हो जाते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों के पास खाने पीने की कमी हो जाती है। तो उस समय, ऐसा समय क्या होता है, बुरा भी होता है। तो यही है, जो रिवॉल्यूशन की क्रांति का समय होता है, ये अच्छा भी होता है, ये बुरा भी होता है। और इसी लाइन के साथ है ये नोवेल वो स्टार्ट होता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छे से आपको याद कर लेनी है। तो और ये लाइन किस चीज़ के बारे में दिखा रही है, ये दिखा रही है इंग्लैंड और फ्रांस की उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी या राजनीतिक स्थिति है, वो किस समय के दौर से गुजर रही है। तो इसके देखो, इसका जो मुख्य पात्र होते हैं इस स्टोरी में, जो पहले वाला है इसका द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, इसके अंदर आपको पता है इसमें एक महिला होती है लूसी मांटे। अब लूसी मांटे क्या होती है, ये फ्रांस की एक महिला है जिसका मानना है कि उसके पिताजी की क्या हो गई है, मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और वो मानती है कि उसने उसके पिताजी को कभी भी नहीं देखा है। और उसके पिताजी का क्या नाम था, डॉक्टर अलेक्जेंडर मांटे था। लेकिन बाद में पता चलता है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मांटे हैं, जो लूसी मांटे के क्या है, पिताजी हैं, वो क्या है, जिंदा है। और कौन सी जेल में है, वो जेल में कैद हैं, कौन सी, बिस्टिल प्रिसन इन पेरिस की। तो पेरिस की बिस्टिल नामक जो जो जेल है, वहाँ पर क्या है, कैदी के रूप में रह रहे हैं। और उसको लड़की को, लूसी को पता चलता है कि वो 18 साल से इस जेल में रह रहे हैं, जिसमें उनका कोई भी प्रकार का जुर्म नहीं था। तो ऐसे समझ लो, एक लूसी मांटे नाम की एक महिला थी। ठीक है, उको के उन बेरो उकबा उको पिताजी हो कौन, डॉक्टर अलेक्जेंडर मांटे। अब अलेक्जेंडर मांटे ने कि पकड़ लियो गया फ्रांस वाला, और कौन सी जेल में ले जाके कैद कर दियो, बिस्टिल नामक जो पेरिस की जो एक प्रिज्म है, उठे जाके उन्हें कैद कर लियो। अब कैद करने से क्या होता है भाई, उस लड़की तो 18 साल से मिली नहीं होती उससे, तो उसे तो लगता है कि मेरा पिताजी तो खत्म हो गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जिंदा है। वो अब जो बिस्टिल मांटे है, वो इतनी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली परेशान हो चुके हैं अपने जीवन से कि उन्होंने कैसा काम सीख लिया है, जूते बनाने का काम सीख लिया है। और जूते बनाने का ही अब हुनर है, उन्होंने वो कहाँ पर सीखा था, जेल के अंदर सीखा, और उसी के अंदर वो पारंगत है, और वही काम वो करने लगे हैं, ये समझ लो आप। अब क्या होता है, जो लूसी माल्टे है, उससे एक मिस्टर जेरविस लोरी नामक का एक बैंकर होता है, टेल्सन बैंक का, वो उससे मिलता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर जो जारविस लोरी है, वो क्या करता है, उसके पिताजी को लाने के लिए लंदन से डोवर, तो ये जो मिस्टर जेरविस लोरे है, ये बैंक के अंदर काम करता है। कौन सा, टेल्सन नामक बैंक के अंदर काम करता है। और वो उसी समय जो लूसी है, और क्या कर रहा होता है, वो ट्रेवल कर रहा होता है, मतलब ट्रेन के अंदर है ना, ट्रेवल कर रहा होता है जारविस लोरे लंदन से डोवर नामक जगह होती है फ्रांस के अंदर। तो वहाँ पर तब वही उसी समय लूसी मांटे उसको मिलती है, उसे वो अपनी कहानी बताती है। तो क्या होता है, फिर वो दोनों मिलकर हैं, उसको उसके जो पिताजी अलेक्जेंडर मांटे को लाने के लिए जाते हैं। तो भाई उसको अब क्या होता है, जो लुइस माल्टे है ना, वो एक जारविस लोरी नामक एक व्यक्ति से मिलती है, और उसको अपनी कहानी बताती है कि भाई मेरे पिताजी है ना, वो ऐसे थे, 18 साल से जेल में बंद हैं, तो आप क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हो, आप एक बहुत ही अमीर और एक सभ्य व्यक्ति दिखाई देते हो। तो वो क्या होता है, बोले ठीक है भाई, कर दें मदद। तो वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वो दोनों मिलकर है लंदन के पेरिस की तरफ जाते हैं, अपने पिताजी को अलेक्जेंडर मांटे को छुटाने के लिए उस जेल से। अब क्या होता है, वो इस काम को सफलता से कर लेते हैं, अलेक्जेंडर माल्टे को छुटा लेते हैं। किसकी मदद से, एर्नेस्ट डेफ्रगे और मैडमे डेफ्रगे के मदद से। ये दोनों कौन है, फॉर्मर सर्वेंट्स है। ये जो डॉक्टर मांटे है उसके क्या थे, नौकर हैं। क्या नाम है इनका, आर्नेस्ट और मैडमे डेफ्रगे। दे और वे सारे मिलकर क्या करते हैं, उसे इंग्लैंड में ले आते हैं। डॉक्टर मेंटले स्लोली रिफाइन इज सैनिटी। तो डॉक्टर मेंटे है, जो काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली जो सफरिंग उसने झेली थी 18 साल तक जेल में, उसको वो रिट्राइव करता है। और उसकी जो लूसी है, जो उसकी बेटी है, उसकी क्या करती है, प्यार और
कदर करके उसको सुधार देती है। तो अभी तक आपको मैं ओवरव्यू समझा देता हूँ पूरी स्टोरी का। पूरी स्टोरी का ओवरव्यू क्या होता है, एक लूसी माल्टे नामक, ये स्टार्टिंग पार्ट है इस स्टोरी का। तो इसमें एक लूसी माल्टे नामक एक लड़की है, वो क्या होती है, उसको 18 साल से अपने पिताजी से नहीं मिली होती है। तो उसे लगता है कि उसका पिताजी है वो ख़त्म हो चुका है, और उसके पिताजी का नाम क्या है, अलेक्जेंडर माल्टे है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पिताजी तो पेरिस की जेल में 18 साल से कैद हो रखे हैं, और उसके पिताजी ने इतनी ज़्यादा जेल में रहने के कारण परेशान हो चुके थे कि उन्होंने जूता बनाने का कार्य है वो सीख लिया था, वो उसी के अंदर मगन रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होती है कि वो ट्रेन में जा रही होती है, तो वो एक जारविस लोरी नामक एक व्यक्ति से मिलती है, जो क्या है, एक वहाँ का टेल्सन नामक बैंक होता है भाई आपका, जैसे SBI मान लो, ऐसा ही वहाँ का टेल्सन बैंक है, उसका क्या होता है, मैनेजर होता है, एक अच्छा बैंकर होता है। तो वो उसको अपनी कहानी बताती है, तो वो कहता है चलो भाई मैं चलता हूँ, मेरी है थोड़ी बहुत जानकारी, तो जानकारी निकल आकर छुटा देंगे उसी को। तो वो फिर दोनों मिलकर लंदन से पेरिस जाते हैं उसके पिताजी को छुटवाने के लिए। इस काम में उनकी मदद कौन करते हैं, उसमें मदद करते हैं एर्नेस्ट और मेडमे। ये दोनों क्या थे, जो उसके पिताजी हैं डॉक्टर मेंटे उसके क्या थे, नौकर थे। तो ये चारों लोग मिलकर जारविस लोरे, लूसी मांटे, आर्नेस्ट डेफरगी और मेडमे डेफरगी, ये सारे मिलकर किसको, उसके पिताजी डॉक्टर अलेक्जेंडर को छुटा देते हैं। और बाद में वो वापस कहाँ जाते हैं, लंदन आ जाते हैं, इंग्लैंड में वापस आ जाते हैं। और डॉक्टर मेंटे है अलेक्जेंडर, वो धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हो जाता है, उसकी बेटी है लूसीफर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो ये होती है आपका जो फर्स्ट पार्ट था, रिकॉर्ड ऑफ लाइफ। अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आराम से कर दोगे। तो अब उसका जो अपन बुक का जो सेकंड पार्ट है, द गोल्डन थ्रेड को अब अपन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, अब ये जो द गोल्डन थ्रेड है, तो जो उसका दूसरा एडिशन है इस किताब का, वो कब आता है, 1780 में आता है, 5 साल बाद में निकल कर आता है। अब पिछले 5 साल में क्या बताया जाता है, मतलब 5 साल बाद की स्टोरी इसमें दिखाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, लूसी है वो अपने पिताजी डॉक्टर मेंटले को सब लेकर आ जाती है पेरिस से लंदन में, ये तो आपको पिछले पार्ट में पता चल गया। अब वो क्या होते हैं, अपनी ज़िंदगी है वो आसानी से खुशपुन से जीते रहते हैं लंदन के अंदर। अब क्या होता है भाई, दूसरा पार्ट बनाया गया तो किसी चीज़ के लिए तो बनाया गया होगा, तो उसमें कुछ पात्र वो अब नए निकल कर आते हैं। तो उसमें पहला आता है चार्ल्स डार्ने। तो चार्ल्स डार्ने नामक एक व्यक्ति है, वो कौन है, वो फ्रेंच अरिस्टोक्रेट, मतलब कुलीन लोग क्या कौन होते हैं, कुछ नए करेक्टर हैं वो इसके अंदर आपको स्टेब्लिश होते हुए देखते हैं। तो पहला कौन सा होता है, चार्ल्स डार्ने। तो चार्ल्स डार्ने है वो क्या होता है, आपको मतलब ऐसे समझ लो कि चार्ल्स डार्ने एक फ्रांस का क्या होता है, एक जमींदार होता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। और उस फ्रांस में क्या होते हैं, कुलीन शास्त्र होता है, मतलब अमीर लोग होते हैं ना, कुलीन अरिस्टोक्रेट बोलते थे, वो क्या होते हैं, फ्रांस पे उस समय राज कर रहे होते थे, खूब पैसे वाले लोग होते थे, वो जमीन जो नीचे श्रमिक वर्ग होते हैं ना, उनको परेशान करते थे, ऐसे समझ लो, जमींदार समझ लो अपने यहाँ के। अब क्या था, उसे भाई ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता चार्ल्स डार्ने को, और वो क्या होता है, घर से भाग जाता है, कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। और जो उसकी कुलीन जो शास्त्र था, मतलब जो जमींदारी है, वो छोड़कर अपने पिताजी, अपना घर को, सब कुछ को छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। अगला करेक्टर आता है सिडनी कार्टन का। तो सिडनी कार्टन कौन है, एक ब्रिलियंट, मतलब बहुत ही शानदार, बट एक इंग्लिश लॉयर है। तो जो सिडनी कार्टन है, ये क्या है, एक जो भाई इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा नामी वकील है, जो किसके लिए काम करता है, मिस्टर सेटियावर के लिए काम करता है। समझ में आ गया। और मिस्टर सेटियावर कौन है, एक कार्टून एरोगेंट एम्प्लॉयर है, मतलब कोई कार्टून वगैरह की कंपनी में काम करने वाला कोई भी एक एम्प्लॉयर है, काम करने वाला है। जेरी क्रंचरर, तो ये एक पोर्टर है, कुली है, जो आपको टेल्सन बैंक का नाम पहले सुना था ना आपने, जहाँ से वो जारविस आया था, जारविस लोरी, तो उसी का एक कुली है। और वो एक क्या करता है, छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता है, एक चोर भी है। तो समझ में आ गए सारे करेक्टर आपको। चार्ल्स डार्ने जो फ्रांस का क्या है, एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छे या धनी परिवार से आता है, लेकिन उसने घर को छोड़ दिया है। सिडनी कार्टन है, वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा लॉयर होता है, जो वर्क करता है किसके लिए, मिस्टर सेटियावर के लिए कार्य करता है। और ये मिस्टर सेटियावर कौन है, ये कार्टून कंपनी काम करने वाले एक एम्प्लॉयर है। जेरी
क्रंचेर है, ये क्या है, एक कुली है। तो सारे कैरेक्टर अच्छे से समझ लेना, यही समझ में आएंगे तभी आपको ये कहानी आगे की समझ में आएगी। अब क्या होता है, जो चार्ल्स डार्ने, आपको पता है चार्ल्स डार्ने अपना घर त्याग कर फ्रांस से कहाँ पर आ गया, इंग्लैंड में आ गया। तो उस पर किसका आरोप लग जाता है कि भाई ये तो फ्रांस का जासूस है एक तरीके का, समझ में आ गया। लेकिन ये क्या करता है, उसको ये जो सेटियावर है, आपको पता है जो ये सेटियावर, ये क्या है, एक कंपनी में काम करने वाला है, इसको हेल्प कर ले, इसको हायर कर लेता है। और किसकी मदद से, सिडनी कार्टन की मदद से। तो जो सिडनी कार्टन है, ये जो सिडनी कार्टन है, ये क्या लॉयर होता है। तो ये लॉयर क्या करता है भाई, उसकी अच्छी पैरवी करता है, कहता है कि भाई ये तो फ्रांस का कोई भी प्रकार का वो नहीं है, जासूस नहीं है, तो भाई अच्छा वकील था ये, आपको पता है सिडनी कार्टन। तो उससे क्या होती है, जो जूरी है, जज है, वो इसको छोड़ देता है। तो इसी समय जो डार्नी हो गया, जो जिसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ था, जो एक अच्छे धनी परिवार से था, वो जो कार्टन है, और लूसीफर वो लड़की है जो पिछले आपकी कहानी में मैंने बताई थी, जिसके पिताजी क्या होते हैं, बीमार होते हैं, मतलब वो जेल में होते हैं। वो तीनों की तीनों इस जो ये जेल में था, मतलब इस पे जो आरोप लगे हुए थे डारने के, उसके जो अदालत के समय में ये मिलते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ होता क्या है, जो चार्ल्स डार्ने नामक ये जो लड़का है, इसके ऊपर आरोप लगता है कि फ्रांस का जासूस है। लेकिन आरोप तो लगता है, तो ये क्या करता है, ये जो कार्टन नामक व्यक्ति है, ये जो कार्टन जो ये वकील है, इसको ये हायर कर लेता है। और हायर कर लेता है तो क्या अच्छे से पैरवी करता है, और उसको क्या कर देता है, छुटवा देता है। और इसी समय इसकी मुलाकात किससे हो जाती है, इन दोनों की मुलाकात लूसी से हो जाती है, उस लड़की से हो जाती है। होता क्या है, ये डार्ने जो अमीर घर का लड़का है, ये कार्टन, और ये जो कार्टन वकील है, ये दोनों के दोनों है, इस जो लूसी मांटे जो ये लड़की, इसके प्रेम में पड़ जाते हैं। और जो डार्ने है, जो अमीर घर का लड़का, वो डार्ने वो क्या कर देता है, इसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए, कि भाई आप मुझसे शादी करोगे क्या। तो साथ के साथ होता क्या, कार्टन का भी मैंने नाम बताया था, वो भी इसके प्रेम में होता है। लेकिन वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप डार्ने के साथ अगर शादी करने के लिए सहमत हो तो मुझे इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी समय अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है लूसी को, तो मैं तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की मदद करने के लिए हमेशा क्या रहूँगा, तैयार रहूँगा। तो यहाँ पर इज़ लव इज़ नोबल एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, तो उसका जो प्रेम है उसको किस रूप में दिखाया गया है, एक बहुत ही त्याग वाली भावना के रूप में दिखाया गया है। अगले वाला है, आपको पता है जो इसके पिताजी हैं लूसी के, वो डॉक्टर मेंटले, वो इसकी शादी के लिए हाँ कर देते हैं, मान जाते हैं। लेकिन जो डार्ने है, वो पता आपको अमीर घर का लड़का था, अच्छे फ्रांस का, और उस समय फ्रांस में जो अमीर लोग थे उसके खिलाफ क्या चल रही थी, क्रांति चल रही थी उनको हटाने के लिए। तो ये बात किसी को नहीं पता होती है, सभी लोग उन लोगों से क्या करते हैं, गणना करते हैं उन लोगों से। तो डार्ने क्या करता है, ये अपनी जो उसकी वास्तविक पहचान होती है उसको छिपा लेता है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी को मेंटने को पता चलता है कि ये जो लड़का है डार्ने है, ये क्या है, एक अमीर घर से बिलोंग करता है, तो उसके पिताजी है जो कि मेंटले है, उसको बहुत दुख होता है। साथ के साथ उसको जेल में भेजने का जो मुख्य कारण भी कौन था, वो उसकी जो फैमिली थी, वो जो कुलीन लोग थे, अमीर घर के लोग थे, वही होते हैं। तो उसको क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है, और उसका जो ज़िंदगी का जो पुराना कनेक्शन था उसकी, और जो एवरमोडे फैमिली है जो जिसने उसके साथ इतना बुरा किया, उसको 18 साल जेल में रखा, वो सब कनेक्शन उसके सामने आ जाते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको सारी की सारी कहानी बता देता हूँ। तो होता क्या है, इसके जो अगले पात्र होते हैं, चार्ल्स डार्ने नामक एक पात्र निकल कर आता है, कार्टन नामक पात्र निकल के आते हैं। अब ये दो कैरेक्टर क्या होते हैं, जो चार्ल्स डार्ने है ना, ये एक अमीर घर का लड़का होता है, फ्रांस का ऐसे समझ लो, और वो अमीर घर के जिस फैमिली से रहता है उसका नाम क्या है, एवरमोंडी फैमिली है। समझ में आ गया क्या नाम है, एवरमोंडी फैमिली है। और ये क्या फैमिली है, इसी ने डॉक्टर मेंटने को क्या था, कैद में, जेल में भेज दिया था। समझ में आ गया आपको। अब इसका क्या होता है भाई, इसके ऊपर ये जो चार्ल्स डार्ने मैंने पहले बताया था, वो अपना घर वगैरह त्याग देता है, उसे उसकी अमीरियत से, अपने पिताजी से, फैमिली से कोई मतलब नहीं होता है। वो त्याग कर कहाँ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, और
वहाँ पर रहने लगता है, लेकिन उस पर आरोप लगता है कि वो तो फ्रांस का एक तरीके का जासूस है। उसके बाद में क्या करता है, ये वहाँ का एक लॉयर होता है कार्टन नामक का, उसको हायर करता है और उसको छुटा देता है। जो कार्टन है वो इसको डार्ने को छुटा देता है, और उसी समय उसकी मुलाकात किससे होती है, लूसी से मुलाकात होती है, उस लड़की से मुलाकात होती है। अब लूसी के प्रेम में जो चार्ल्स डार्ने है और कार्टन जो वकील है और अमीर घर का लड़का दोनों पड़ जाते हैं, लेकिन डार्ने है वो क्या कर देता है भाई, उसको शादी के लिए मना लेता है। और जो कार्टन वो कहता है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी फैमिली को अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। अब होता क्या, उसका पिताजी है, लूसी का पिताजी, वो भी हाँ भर देता है शादी के लिए कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे शादी कर लेना। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है, शादी से पहले तक जो चार्ल्स डार्ने है वो अपनी सारी की सारी हकीकत है, उसका जो कुलीन्स अमीर घर से आता था, ये सारी जो हकीकत उसको छिपा कर रखता है। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी को ये सारी बातें पता चलती है तो वो क्या हो जाता है, उसका पिताजी है जैसे उसके पिताजी को सारी हकीकत पता चलती है, वो मतलब एक तरीके से पागल हो जाता है, उसको पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं जो उसकी फैमिली ने उसके साथ की थी। तो ये होता है उसका पार्ट नंबर 2। अब आएगा पार्ट नंबर 3 जिसका नाम क्या है, द ट्रेक ऑफ ए स्ट्रॉम। अब क्या जो इसका तीसरा पार्ट है द ट्रेक ऑफ स्ट्रॉम, तो ये इसके अंदर इसकी शुरुआत है वो कब होती है, द नरेटिव शिफ्ट इन फ्रेंच 1789। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो कब आता है, 1789 के अंदर निकल कर आता है। अब तीसरे पार्ट में क्या बताया गया है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति है, वो अपने उच्च स्तर पे होती है। सारे लोग हैं, किसान वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और बिस्टिल है जो नामक जो जगह है, बिस्टिल नामक जगह है, वहाँ के एक तरीके से गृह युद्ध बहुत तेज़ी से फैलने लग जाता है। सारे के सारे जो आपको पता है यहाँ के जो किसान थे या जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ पर एक जो डेफरगी, एक मैडम डेफरगी का नाम है, जो एक सिगरेट रजिस्टर का काम करती है, जिनको मार्केट से निकाला जा रहा है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। अब क्या होता है, डरने, अब जो चार्ल्स डरने है उसके मन में आता है और वो क्या हो जाता है, वापस फ्रांस चला जाता है। तो 1792 के अंदर क्या होता है, चार्ल्स डार्ने है वो अपने उसका एक घर का एक नौकर होता है गेबले, तो गेबले की मदद से वो क्या करता है, अब फ्रांस जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर फ्रांस चला जाता है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है, एक चार्ल्स डार्ने नामक एक व्यक्ति आया है जो एक जमींदार लोग हैं उनके परिवार से है और प्रवासी भी है, अब तो वो इंग्लैंड भी रहने लगा है, तो लोग उसको क्या कर लेते हैं, खतरा समझकर उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन डार्ने को भरोसा होता है कि भाई लोग उसे माफ़ कर देंगे क्योंकि उसने जो जमींदारी प्रथा उसको त्याग दिया है। हाउ लेकिन लोग उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी उसी परिवार से है, तो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचारी है, एक नंबर का बेकार व्यक्ति है। क्योंकि उस समय कोई भी जो क्रांतिकारी थे वो अगर किसी भी व्यक्ति को देख लेते थे जो नोबल फैमिली से संबंध रखता था, उसको तुरंत गिरफ्तार वगैरह कर लेते थे। होता क्या, उसी समय लूसी और डॉक्टर जो मांटे हैं वो क्या करते हैं, अब डार्ने की गिरफ्तारी के बारे में लूसी को पता चलता है, तो लूसी क्या करती है, उसको बचाने के लिए पेरिस जाने का फैसला करती है ताकि वो डार्ने को बचा सके। अब क्या होता है, जो डॉक्टर मेंटे है उसका पिताजी है लूसी का, वो उसका आपको पता है वो पहले पेरिस की जो उसकी जेल में रहा था, तो उसका थोड़ा बहुत वहाँ की कैदियों से उसकी जानकारी थी, रेपुटेशन थी, तो उसका प्रयोग करके वो डार्ने को क्या कर लेता है, थोड़े से समय के लिए छुटा लेता है। लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या होता है, थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि जो उसका पिताजी है मांटले, उसी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा एक जो वहाँ की जो फैमिली थी उसके बारे में निंदा पत्र लिखा गया था। समझ में आ गया। तो उसके पिताजी हैं डॉक्टर मेंटने को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि डॉक्टर मेंटने ने जब वो कैद के अंदर था तो उसने क्या लिखा था, एक निंदा पत्र है वो लिखा था, किसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, डार्ने की फैमिली के बारे में। उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था डॉक्टर मेटले, उसने लिखा था कि बिस्टिल के अंदर जो डार्ने का जो फादर है और उसका अंकल है, उसने क्या था, एवरमेडे ब्रदर्स, उसने एक जो
एडवर्ड मर्डे के जो भाई हैं, मतलब उस फैमिली के जो भाई हैं, पिताजी और अंकल हैं, उसने मिलकर एक महिला थी, एक जो पीजेंट थी, एक किसान महिला का क्या किया था, उसको परेशान किया था और उसका मर्डर कर दिया था। उसकी जो पूरी फैमिली है उसके मृत्यु करने में उनका प्रमुख हाथ होता है। तो इसी लेटर के अंदर उसने क्या किया था, जो एवर मोंडे जो फैमिली है, जो इसकी डार्ने की फैमिली है, उसके बारे में उसने निंदा पत्र लिखा था। जैसे ही ये पत्थर के बारे में पता चलता लोगों को, तो वो क्या कर लेते हैं, चार्ल्स डार्ने को एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अब क्या होता है, सिडनी कार्टन को, जो वो वकील है, उसको इस बारे में पता चलता है कि भाई जो डार्ने है उसको तो एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सिडनी कार्टन है, वकील है, वो पेरिस आ जाता है। जैसे उसको पता चलता है कि जो डार्ने है, उसका जो दोस्त डार्ने है, उसको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, और वो प्लान बनाता है कि जो डार्ने है उसको मैं बचाऊंगा कैसे, उसकी जगह मैं ले लूँगा, उसकी जगह जो सज़ा मिलेगी वो मैं खुद भुगत लूँगा। क्योंकि जो कार्टन है और जो डार्ने, उन दोनों का जो फेस था, हुलिया था, वो एक जैसा ही लगता था। जो कार्टन है वो उसके जो लूसी थी, उसके प्रेम के जो के कारण उसको लगता है कि भाई जो सिडनी जो डार्ने है उसको बचना ज़रूरी है। मैं उसकी जगह क्या हो जाता हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी सज़ा मैं ले लेता हूँ। कार्टन वेस्टेड सिक्योर द हेल्प ऑफ जॉन बरसाड। तो कार्टन है वो जॉन बरसाड नामक के एक जो एजेंट होता था, एक जो एजेंट है, स्पाई एजेंट है, उसकी मदद लेकर और उसको ब्लैकमेल करके क्या कर लेता है, और उसकी जो जगह है कार्टन की उसकी मदद लेकर क्या कर लेता है, वो कार्टन है वो कपड़े वगैरह बदल कर जो डार्ने है उसकी जगह ले लेता है, और उसकी फैमिली के साथ उसकी जो डार्ने है उसको फांसी होने वाली थी, उसके जो पिताजी वगैरह ने उस पीजेंट महिला को मारी थी ना, उसके कारण, तो उसकी जगह फांसी किसको हो जाती है, जो कार्टन है उसको हो जाती है। और उसके आखिरी शब्द क्या थे, इट इज़ ए फार फॉर बेटर थिंग देन आई डू। तो ये मेरी ज़िंदगी का मतलब, मैं सबसे अच्छा काम जो मैं कर सकता था अब तक, वो सबसे अच्छा काम मैंने आज किया है। तो समझ में आ गया आपको, एक बार फिर समझा देता हूँ। होता क्या है, तीसरा पार्ट शुरू होता है तब जो आपको पता है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। तो डार्नर है, वो डार्ने उसको अपने जो फैमिली उसकी याद आ जाती है, तो वो क्या कर लेता है, अपनी जो उसका एक दोस्त नौकर होता है गैबले, उसकी मदद से फ्रांस वापस चला जाता है। और उसने तो जो आपको पता जमींदारी वगैरह छोड़ दी थी, कुलीन वर्ग को छोड़ दिया था, तो उसे लगा था कि उसे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, उसको तो निर्दोष साबित करेंगे। लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसको भी क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। जैसे लूसी को और उसके पिताजी अलेक्जेंडर को बात पता चलती है, वो क्या करते हैं, जेल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर पेरिस जाते हैं और उसको छुटाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता है अलेक्जेंडर इतने साल 18 साल जेल में रहा था, तो जेल में रहा था तो उसके थोड़ा बहुत प्रभुत्व भी था, तो उसने उसको छुटा लेता है। लेकिन होता क्या, थोड़े दिनों बाद में जो उसका पिताजी है मेंटले, उसी के द्वारा एक निंदा पत्र लिखा गया था। उसमें लिखा गया था ये जो डार्ने है इसकी फैमिली, जो भी एवर मोंडे फैमिली है, उसी ने क्या किया था, उसने एक जो गरीब किसान की महिला थी और उसके परिवार को परेशान करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया था। जैसे इस बात का पता चलता है तो क्या कर दिया जाता है, डार्ने को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस बात का पता उसके दोस्त कार्टन को पता चलता है, तो कार्टन क्या कर लेता है, जैसे कार्टन को पता चलता है कि उसके दोस्त को क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो वो जाता है और वो एक प्लान बना लेता है कि उसकी जगह, हमारा दोनों का हुलिया एक जैसा है, तो उसकी जगह मैं ले लूँगा और वो बच जाएगा और मैं है मृत्यु की घाट उतर दूंगा। तो उसको जो डार्ने उसको फांसी की सज़ा बताई गई थी, तो जैसे फांसी की सज़ा होने वाली है, तो उससे पहले एक जॉन बरसाड नामक का एक स्पाई एजेंट होता है, उसकी मदद लेकर वो क्या कर लेता है, कपड़े वगैरह बदल लेता है और खुद फांसी पर चढ़ जाता है। और आखिरी शब्द हैं ये आपको याद कर लेने हैं, इट इज़ ए फार फॉर बेटर थिंग देन आई हैव एवर डन। मतलब ये वो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं अब तक कर सकता था और जो मैंने की है। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, मेजर कैरेक्टर्स। तो मेजर कैरेक्टर्स कौन सा है, सबसे पहला है सिडनी कार्टन। तो सिडनी कार्टन है सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कैरेक्टर है इसमें है, क्योंकि उसी ने लास्ट में मृत्यु के घाट उतर गया था। किसकी जगह,
जो डार्नर की जगह। तो ये आपको पता है एक जो एल्कोहलिक लॉयर था, मतलब एक क्या था, वकील था, और जो कि शराब का सेवन करता था। कार्टन अपीयर एट फर्स्ट एज ए फेलियर। शुरुआत में जो कार्टन है उसको कैसे दिखाया गया है, एक निराशा या हारा हुआ व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। हिज हिडन स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी इज सेल्फ सेक्रीफाइस। लेकिन अंत में पता चलता है उसका जो खुद से आत्म त्याग करने की जो शक्ति है, उसका जो प्रेम था लूसी के प्रति, और उस प्रेम में उसने खुद की जो त्याग किया था उसको दिखाया गया है। हिज रिडम्पशन आर्क इज द इमोशनल हर्ट ऑफ द नॉवल। लेकिन उसका जो करेक्टर का प्लॉट रखा गया है वो कैसा है, इमोशनल हर्ट ऑफ द नॉवल। जो नॉवल है उसके अंदर इमोशनल करेक्टर है वो लेकर आता है। समझ में आ गया। और उसमें ये दिखाया गया कि भाई उसने दूसरे व्यक्ति की सजा खुद ने भुगती है मृत्यु के रूप में। अगले वाले के दूसरा नंबर करेक्टर है चार्ल्स डार्ने। तो चार्ल्स डार्ने एवर मोंडे फैमिली का क्या होता है, एक नोबल बोर्न फ्रेंचमैन, मतलब एक कुलीन वर्ग में पैदा हुआ लड़का है जो क्या करता है, जो क्रूअल्टी ऑफ जो कुलीन वर्ग था उसके परिवार से था, और उस परिवार को त्याग देता है उसके गंदे कर्मों के कारण। ही सेक ए न्यू लाइफ इन इंग्लैंड। और वो क्या कर लेता है, अपनी एक नई जीवन है इंग्लैंड के अंदर जी रहा होता है। बट ड्रा बैक इन टू डेंजर ऑफ ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। लेकिन उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है फ्रांस क्रांति के कारण। हिज लव फॉर लूसी एंड द मोरल इंटीग्रिटी मेक ए सिंपैथेटिक कैरेक्टर। उसका प्रेम लूसी के प्रति और जो उसकी नैतिकता है, भाई उसने जो इतने अमीर परिवार के होने के बावजूद उसने उसको त्याग दिया उस परिवार को, ये उसका क्या दिखाता है, सिंपैथेटिक कैरेक्टर दिखाता है। उसका संवेदनशील व्यवहार है वो आप उसका दिखाया जाता है। तो ये आपका चार्ल्स डार्ने अगले वाला कैरेक्टर था। अगले वाला लूसी मांटे। तो लूसी मांटे कौन थी, ए इम्पोर्टेंट कंपनसेट एंड वर्च्यू, मतलब एक गोल्डन, मतलब एक शानदार दिल वाली महिला के रूप में इसको दिखाया गया है, जो सारे कैरेक्टर्स को आपस में बांट कर रखती है। हर लव्स रिसीव्स हर फादर, उसके प्रेम उसके पिताजी को मिलता है। एंड उसका जो साथ के साथ उसका जो प्रेम भाव है बोथ डार्ने और कार्टन को भी दिखाया गया है। अगले वाला है एलेक्जेंडर माल्टे। तो एलेक्जेंडर माल्टे कौन होता है, तो एक रेस्पेक्टेड फिजिशियन है, मतलब एक डॉक्टर होता है। और वो क्या होता है, उसकी ज़िंदगी है वो उस जेल के अंदर पहुंचने के कारण उस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। ही स्लोली रिक्वायर एंड स्ट्रेंथ सिम्बलाइज द ह्यूमन एबिलिटी ऑफ इंडोर एंड हिलनेस। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसको बेटी उसको बचा कर लिया क्या आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। तो यही चीज़ दिखाई गई कि इंसान के अगर सांस रखे और मेहनत करे तो क्या हो जाता है, वो खुद कैसी भी परिस्थितियों से बाहर आ सकता है। इंसान के साहसी नेचर को दिखाया गया है इस कैरेक्टर के माध्यम से। अगले वाला मैडम डेफरगी। तो मैडम डेफरगी भी मैंने बताया था ना, कैरेक्टर आया था ए रूथलेस रिवोल्यूशनरी एंड द सिंबल ऑफ रिवेंज। तो ये मैडम डेफरगी है, ये कौन है, ये है वहाँ की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसकी मेन पात्र वही है। ही सिक्स टू एक्सट्रीमिस्ट द इंटायर एवरडे लाइन। तो वो जो एवरमोंडे जो नामक फैमिली है या जो पूरा वंश है उसी के लिए वो क्या है, कट्टरपंथी है, उसको ख़त्म करना चाहती है, इंक्लूडिंग लूसी एंड हर डॉटर। और लूसी है और उसके जो पिताजी उसको भी। He driven by personal vagueness, her knitting become a metaphor of the faith and dome। तो ये सब चीज़ें हैं वो मैडम डेफरी के बारे में है। अगले वाला एक और बच गया, अर्नेस्ट डेफरगी। तो ये जो है अर्नेस्ट डेफरगी मैंने बताया था, ये कौन था, ये कैरेक्टर था जो इसका जो मांटे है, अलेक्जेंडर मांटे है, जो लूसी का पिता है, उसका क्या था, सर्वेंट होता है, नौकर होता है। तो ये इसको किसके रूप में दिखाया गया, उसका एक लॉयल नौकर के रूप में उसको दिखाया गया है। अब थीम की बात करें, अगले वाला है जो इसकी थीम किस थीम पर इसका ये होता है, तो इसकी थीम है रिकर्सन। तो रिकर्सन मतलब पुनर्जन्म, मतलब एक नया जीवन के रूप में दिखाया गया है। द आइडिया ऑफ बीइंग रिकॉल्ड टू लाइफ, मतलब पुनर्जीवन के पुनर्जन्म के रूप में इसको दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है डॉक्टर जो मांटे है उसको कितनी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली सफरिंग झेलनी पड़ी थी जब वो जेल के अंदर था, लेकिन उसको फिर से सिडनी कार्टन के जो उसको फिर से क्या मिलता है, पुनर्जन्म मिलता है जब वो वहाँ से निकल कर आता है, उस जेल से निकल कर आता है। साथ के साथ सिडनी कार्टन है उसको सेक्रीफाइसेज हैं, जो स्पिरिचुअल रिबर्थ है वो मिलता है। जो सिडनी कार्टर है वो एक बुरा व्यक्ति के रूप में उसको दिखाया गया है, लेकिन लास्ट में पता चलता है वो सेक्रीफाइस जो त्याग करता है अपने जीवन का, इससे उसको एक नया जीवन मिलता है। द रिवॉल्यूशन इटसेल्फ एम्स टू द
रिकरेक्ट सोसाइटी फ्रॉम इनजस्टिस। और जो क्रांति है उसके बारे में क्या दिखाया गया है कि इस क्रांति से क्या होता है, समाज को एक नई दिशा मिलती है। अगले वाली थीम क्या, सेक्रीफाइस। तो जो कार्टन है, कार्टन का जो डार्ने जो उसका लूसी का जो हस्बैंड होता है डार्ने, उसके लिए जो कार्टन ने जो क्या किया था, सेक्रीफाइस, त्याग किया था। ये दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भी अपने जिंदगी को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। और यही चीज इसके अंदर दिखाई गई है। अगले वाला फेथ एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, फेथ एंड हिस्ट्री। तो मैडम डेफर्गी है, उसको एक इतिहास के एक सिंबल के रूप में दिखाया गया है कि वो सभी लोगों का बदला लेती है जिनकी मृत्यु हो गई थी उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से। वो जो पीजेंट वगैरह थे, सर्वथा जो इतना ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार होते हैं उसके रूप में। डिक्सन कहता है हिस्ट्री बिकम इनएस्केपेबल बट इंडिविजुअल लाइक कार्टन कैन रेसिस्ट फेथ थ्रू पर्सनल करेज। लेकिन इसमें दिखाया गया कि इतिहास कभी भी बदलता नहीं है, वो इतना काबिल नहीं होता, लेकिन कार्टन जैसे लोगों ने अपने फेथ के द्वारा इसको दिखाया गया है। इनजस्टिस एंड रिवॉल्यूशन। तो जो पोएट्री पोर्ट्रेस द क्रूअल्टी ऑफ द फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी। तो ये जो कहानी लिखी गई है इसमें जो कुलीन वर्ग था फ्रांस का, उसके द्वारा किस तरीके से की निर्दयता से व्यवहार किया गया था, इसको भी दिखाया गया है। अगले वाला क्या है, आइडेंटिटी एंड डुअलिटी। तो कार्टन और जो डार्ने हैं उन दोनों की क्या होती है, उन दोनों का जो चेहरा है, व्यवहार है, वो एक जैसा है, उसके बारे में दिखाया गया है। तो कंक्लूजन की बात करें तो द टेल ऑफ द टू सिटीज़ नामक जो कहानी है, इसके अंदर ये कम्बिनेशन है किसका, पर्सनल ड्रामा का, व्यक्तिगत जो जीवन है उसके बारे में, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन जो राजनीतिक क्रांति है उसके लिए, साथ के साथ इसमें जो करेक्टर हैं, इसमें जो पात्र हैं सिडनी कार्टन और मैडम डेफर्गी, जो सिडनी कार्टन और मैडम डेफर्गी नामक जो आपको दो इसमें जो मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, वो उसके आपको क्या पता चलता है, सिडनी कार्टनर से ज़िंदगी में त्याग के बारे में पता चलता है, और राजनीतिक क्रांति के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है, मैडम डेफर्गी से पता चलता है। डिक्सन एक्सप्लोर्स द डार्केस्ट एंड द नोबलेस्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो डिक्सन है, डिक्सन के द्वारा जो कार्य किए गए थे, वो जो नोबल लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, उन्होंने क्या क्या गलत कार्य किए हैं उसके बारे में पता चलता है। साथ के साथ ये जो नोवेल है ये क्रूलिटी मतलब निर्दयता, जो किसके द्वारा दिखाई गई थी, निर्दयता, कुलीन वर्ग के द्वारा दिखाई गई निर्दयता, डिसअपेयर, प्रेम और त्याग के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। लास्ट में जो सिडनी कार्टन है उसकी डेथ होती है, और उस डेथ को एक पीस के रूप में, मतलब आनंद रूपी मृत्यु के रूप में दिखाया गया है। साथ के साथ उसमें ये मैसेज दिया गया है, करेज एंड कंपल्सन कैन लीड टू द सेल्यूटेशन। मतलब अगर आपके अंदर साहस है और आपके अंदर पेशेंस है तो आप क्या हो सकते हो, इस जो दास्ता है, जो आपकी गुलामी है, उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर के बारे में। तो इसके मैं आपको 4-5 क्वेश्चन भी करा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ए टेल ऑफ टू सिटीज़। तो ए टेल ऑफ द टू सिटीज़ है, उसका क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। तो जो आपको पता है द स्टोरी ऑफ द टेल ऑफ टू सिटीज़ के माध्यम से जो डिक्सन है इसने 2 शहरों की कहानी बताई है, किसकी, लंदन की और पेरिस की, दोनों की कहानी के बारे में बताया है। जिसमें डिक्सन क्या दिखाना चाहता है, जो लंदन है वहाँ पर क्या एक प्रकार की शांति है, लोग अमन और चैन से रह रहे हैं। वही जो पेरिस है वहाँ पर क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है, अशांति है, लोग परेशान हैं, जो गहराई चल रहा है। तो ये 2 चीज़ें वो आपस में इन दोनों का विरोधाभास दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ के साथ ये कहानी किस समय की है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की है। यहाँ पर आपको इन दोनों कहानियों से, इन दोनों शहरों की कहानी से ये भी पता चलता है कि लोगों की ज़िंदगी कैसी है, लोगों की ज़िंदगी में निर्दयता, जो फ्रांस में निर्दयता कुलीन लोगों के द्वारा दिखाई जा रही है, वही जो लंदन में लोगों के अंदर आपस में प्यार, नफरत और घृणा जैसी चीज़ें भी देखी गई हैं। तो यहाँ पर जो चार्ल्स डिक्सन है इसने 2 शहरों के बीच की कहानी के माध्यम से ये बता दिया गया है कि किस तरीके से समाज के अंदर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, और लोग हैं वो अपनी जो न्याय प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अगले वाला, हाउ डज द नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ रिकर्सन ऑफ बीइंग रिकॉल्ड लाइफ।
तो आपको इसमें बताया गया जो नोवेल है उसकी जो थीम है रिकॉल्ड ऑफ लाइफ है, इसका क्या मतलब जीवन का पुनर्जन्म के बारे में आपको क्या विचार, इस थीम से आपका क्या विचार मिलता है, आपको क्या आप समझाना चाहते हो। तो इसमें जो कवि है जो नोवेलिस्ट नोवेल लिखा है चार्ल्स डिक्सन ने, उनका क्या कहना है उसमें जो इन्होंने पुनर्जन्म या जो जीवन की नई दिशा के रूप में क्या दिखाया, उसने में दो कैरेक्टर के बारे में बताया है। डॉक्टर मेंटे है, वो आपको पता 18 साल में जेल में रहता है और वहाँ पर उसका क्या हो जाता है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नरक बन चुकी थी, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित हो चुका था। लेकिन उसको क्या हो जाता है, जार्विस नामक एक व्यक्ति आता है, उसको छुटा कर लाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है ज़िंदगी में, एक उसको नई ज़िंदगी मिलती है। समझ में आ गया। तो ये जो इमोशनल रिकवरी है वो ज़िंदगी की में हमें क्या देती है भाई, जो माल्टे नामक जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी में रिकवरी होती है, उसके नई ज़िंदगी मिलती है। इससे हमें क्या उम्मीद मिलती है कि कैसे भी मुश्किल परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। फिर यहीं पे एक और दूसरा कैरेक्टर होता है सिडनी कार्टन। तो सिडनी कार्टन को से आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर आपको नैतिक जीवन के बारे में पता चलता है। कार्टन एकदम गंदा व्यक्ति था, भ्रष्ट व्यक्ति था, लॉयर एक वकील के रूप में कार्य करता था, लेकिन वो लूसी के प्रेम में क्या कर देता है, सेल्फ आत्म जो त्याग करता है, उससे ये दिखाया गया है कि कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति या बेकार व्यक्ति हो वो अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर सकता है एक अच्छे कार्य के द्वारा। तो यही है, उसकी डेथ को किस रूप में दिखाया, उसकी मृत्यु को एक शानदार मृत्यु के रूप में दिखाया गया है, एक आध्यात्मिक मृत्यु के रूप में दिखाया गया। उसे अंत में जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे लगता है कि उसने जीवन में अब तक उसने कभी भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जीवन में यही एकमात्र काम है जो उसने बहुत अच्छा किया है। समझ में आ गया। तो डॉक्टर मांटे की जो जेल से छूटना और सिडनी कार्टन के बुरे कर्मों को उसने अपनी मृत्यु सेल्फ सेक्रीफाइस द्वारा मृत्यु से दिखाया गया है। अगले वाला है विच मोटिव्स सिडनी कार्टन टू सेक्रीफाइस इज लाइफ। तो व्हाट मोटिव सिडनी कार्टन टू तो जो सिडनी कार्टन था उसने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया, उसके पीछे उसका क्या मोटिवेशन था। तो वो जो सिडनी कार्टन है वो क्या दिखाएगा उसमें, लूसी मांटे के प्रति प्रेम में जो निस्वार्थ प्रेम है उसके बारे में उसको दिखाया गया है। वो क्या करता है, जो उसका दोस्त होता है जो चार्ल्स डार्वे, जिसकी मेरी किसी हो रखी थी, लूसी से हो रखी थी। तो कार्टर ने उसको पहले कहा था कि भाई लूसी को अगर कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको, तो वो उसके जीवन में उसकी मदद ज़रूर करेगा। और उसके बाद में जो डार्ने है उसको आपको पता है वो फ्रांस चला जाता है और उसको मृत्यु की सज़ा सुना दी जाती है। तो जो कार्टन है वो अपना वादा पूरा करता है और खुद को, जो वो एक बहुत बुरा व्यक्ति था, वो किसी की नहीं सुनता था, भ्रष्ट व्यक्ति था एकदम, तो वो खुद को बदलता है और अपनी जो चार्ल्स डार्वे है उसकी जगह खुद ले लेता है और खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो लास्ट में उसको किस तरीके से दिखाया गया है इस कैरेक्टर में, उसके इस जो नोवेल है उसमें उसको एक हीरो की तरह दिखाया गया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर प्रेम करना सारी चीज़ें होती हैं और इंसान है वो खुद को कभी भी जीवन में बदल सकता है। अगले वाला है हाउ इज़ द मैडम डेफरगी पोर्ट्रे इन द नोवेल। तो मैडम डेफरगी है वो उसने खुद को नोवेल में किस तरीके से दिखाया गया है। तो मैडम डेफरगी सिंबलाइज द डेंजर्स ऑफ द रिवेंज एंड द अनचेक्ड हेट्रेड। मतलब जो मैडम डेफरगी है उसने खुद को एक बदले के रूप में, एक घरना के रूप में खुद को दिखाया गया है। हर डिज़ायर टू एक्सट्रीमिस्ट एंटायर द अंडर में फैमिली। तो जो एवर मोंडे जो फैमिली है, जो कार्डने की जो पिता जो वंश था, वो उसने क्या कर रखा था, पूरे फ्रांस के ऊपर राज कर रखा था। उन्होंने पूरे फ्रांस का जो गरीब वर्ग था उसको क्या बहुत ही निर्दयता से परेशान किया था। समझ में आ गया। तो उसको ख़त्म करने का प्रण ले रखा था किसने, मैडम डेफरगी ने ले रखा था। लेकिन वो क्या करती है, लूसी और उसका जो बच्चा है उसको भी मारना चाहती है ताकि वो क्या कर सके, उसका जो पर्सनल ट्रॉमा उसने जो झेला था अपने जो ये एवरडोमे फैमिली को, उसका बदला लेने के लिए। तो उसको किस रूप में दिखाया गया है, उसको एक क्रांतिकारी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन वो उस क्रांति के रूप में एकदम अंधी हो जाती है, पागल हो जाती है। वो एक जो मानवता उसको भी भूल जाती है। वो चाहती है कि पूरा एवरडोमे वंश ही क्या बेकार है, ये जो लूसी है या चाहे कार्डने हो गया वो है, चाहे उसकी बेटी है, सभी को क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। लास्ट वाला प्रश्न, व्हाट इज चार्ल्स डिक्सन
मैसेज अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में चार्ल्स डिक्सन क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज उनका। तो यहाँ पर जो चार्ल्स डिक्सन है उसने जो क्रांति है उसको क्या बताया, उसको बताया है सामाजिक असमानता जो देखने को मिल रही है फ्रांस के अंदर उसका बदले के रूप में दिखाया गया है। साथ के साथ वो कंडेम करता है, वो क्या करता है, निंदा करता है किस चीज़ की, वो इस चीज़ के एकदम सख्त खिलाफ होता है जो वॉयलेंस, हिंसा हो रही है और एक्सट्रीमिस्ट मतलब एकदम कट्टरता देखने को मिलती है, लोगों को बिना कोई गलती किए भी उनको मार दिया जाता है, हिंसा कर दी जाती है, उसके खिलाफ है। ही सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशन इज समथिंग नेसेसरी, मतलब उनका ये मानना है कि जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांति है वो ज़रूरी है क्योंकि समाज में उससे बदलाव होते हैं। बट वॉन्ट्स विदाउट कंपेशन, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें क्या हो, थोड़े बहुत इंसानों को ये समझना भी चाहिए कि हर व्यक्ति है वो समान नहीं होता, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है और कोई भी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को उससे क्या हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी पक्ष का हो, अगर उसको खिलाफ हिंसा होती है, उसकी अगर नुकसान पहुंचता है तो ये किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हुआ। तो ये तो था आपका पूरा पूरा नॉवल, काफ़ी हार्ड नॉवल था ये आपका, ए टेल ऑफ द टू सिटीज़ बाय द चार्ल्स डिक्सन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। धन्यवाद।